चलो दोस्तों, आज हम लोग जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, उदारवाद का पिता कहा जाता है। और जॉन लॉक बेसिकली उसको व्यापक ज्ञान क्षेत्र था, है ना। वो डॉक्टर भी था, तो इस कारण उसे बहुत सारे लोगों के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। तो लॉक का जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में समरसेट कैरिंगटन नामक स्थान पर एक प्यूरिटन परिवार में 29 अगस्त 1632 को हुआ था। उसके पिता मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन उन्होंने लॉक को उच्च शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और लॉक ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि ग्रहण की और वहीं पर 1659 में अध्ययन अध्यापन का कार्य मिल गया। और इस अध्ययन अध्यापन के समय में उसका जो संपर्क हुआ लॉर्ड सैफ्ट सबरी से हुआ, जिसने लॉक को अपना सचिव बनाया। और इससे लॉक को राजनीति में पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। 1666 में लॉक की मुलाकात जो उस समय के बड़े राजनेता व भिग दल के नेता और संस्थापक लॉर्ड एस्ले से हुआ। और अगले 15 वर्षों तक लॉक उसका निजी सचिव और विश्वास पात्र बना रहा। इस समय जो लॉक लॉर्ड एस्ले के सानिध्य में था, तो उसे महान राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों के संपर्क में आया। और जब एस्ले 1678 में अपने पद से निष्कासित कर दिया गया, तो लॉक को भी अपना पद यानी निजी सचिव का पद छोड़ना पड़ा। लेकिन जब पुनः एस्ले 1689 में चांसलर बनता है, तो लॉक भी अपने पद पर लौट आता है। 1681 में लॉक जो एस्ले था, तत्कालीन समय का भिग दल का नेता, उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तो लॉक अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हॉलैंड चला गया। और गंतव्य है कि जो नीदरलैंड था या हॉलैंड उस समय धार्मिक और राजनीतिक जो निर्वासित थे उनके लिए शरण स्थली कहा जाता था। और वहाँ जो परस्पर विरोधी विचारों के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण था, उससे लॉक बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो लॉक को पढ़ने से पहले हम लोग बहुत सारी चीजों को समझना चाहिए। तो जो लॉक है वो पुनर्जागरण के समय पैदा हुआ था, या पुनर्जागरण के काल में उसका अवतरण हुआ था। फिर धर्म सुधार भी उस समय चल रहा था। उसके साथ साथ औद्योगिकीकरण अब गति पकड़ रहा था। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता जैसे विचार हावी हो रहे थे। और अब जो कैथोलिक्स थे जो कि रूढ़िवादी थे, उनकी जगह अब एक नए ईसाई ग्रुप का जन्म हो रहा था, जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो अब जब औद्योगिकीकरण हुआ तो यहाँ से अब उद्योगों का या व्यापार का महत्व बढ़ गया। और जो सामंतवादी व्यवस्था थी जो कि कृषि पर आधारित थी, अब उसका यहाँ से क्षरण दिखाई देता है। तो जब औद्योगिकीकरण आया तो यहाँ से अब अगर जब सामंतवादी व्यवस्था थी तो वहां पर किसान का बेटा हमेशा किसान ही रहता था, है ना। एक किसान का बेटा कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन किसान ही बनेगा। लेकिन जब औद्योगिकीकरण आया तो इससे सभी वर्ग खुले हो गए ना, सभी वर्ग खुल गए। यानी कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने है ना पुरुषार्थ से उद्योग खड़ा कर सकता है और अपने आप को बहुत बड़ा बना सकता है। तो औद्योगिकीकरण ने सभी के लिए सभी वर्ग खोल दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। जो प्रोटेस्टेंट थे वो भौतिकतावादी थे, कर्मवादी थे। तो अब यहाँ पर जो है ना कर्मवाद की भी जो विचारधारा सामने आती है कि भाग्यवाद को नकार कर अब ये लोग कर्मवादी हो चुके थे। जहां पर कैथोलिक्स जो कि रोमन कैथोलिक्स थे वो भाग्यवादी थे, है ना। वो पोप धर्म इनको ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन अब यहाँ से हमें कर्मवाद की ओर बढ़ा जाता है प्रोटेस्टेंट के माध्यम से। तो इन्होंने चीजों को हर चीज का विरोध किया। और जो लॉक था उसने गौरवपूर्ण क्रांति देखी थी। फिर इसमें आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने जब लॉक को पढ़ा था, जब हॉब्स को पढ़ा था तो हमने देखा था कि केवलियर्स वर्सेस राउंड हेड्स के बीच वहां पर संघर्ष हो रहा था। केवलियर्स वर्सेस राउंड हेड्स के बीच संघर्ष हो रहा था। तो केवलियर्स बेसिकली ये राजा के समर्थक थे, यानी राजतंत्र के समर्थक थे।
और ये राजा की शक्तियों को, यानी ये रूढ़िवादी थे, बेसिकली रूढ़िवादी थे। और राउंड हेड्स ये संसद के समर्थक थे, संसद के समर्थक थे। हमने देखा था कि राउंड हेड, इनका जो नेता कौन था, क्रामवेल था, क्रामवेल इनका नेता था। और इन्होंने प्यूरिटन जो क्रांति थी, प्यूरिटन क्रांति थी, उसको उसको समर्थन दिया था। तो प्यूरिटन क्रांति इन्हीं के समय हुई थी, प्यूरिटन क्रांति। और हमने देखा था कि 1649 से लेके 59 तक लगभग जो ब्रिटेन था, वहां पर गणतंत्र की स्थापना हो गई थी, गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। तो ये था। लेकिन यही क्लेवर्स और राउंड हेड्स, तो जो केवलर्स थे, ये लॉक के समय में आते आते टोरी पार्टी के रूप में स्थापित हुए, और जो राउंड हेड्स थे वो लॉक के समय आते आते ये विग्स कहलाने लगे। तो टोरी, अब बट ऑब्वियस है कि ये केवलर्स से ही इनका जन्म हुआ है, तो ये रूढ़िवादी होंगे, ये रूढ़िवादी होंगे। ये सामंतवाद को बढ़ावा देने के लिए इनका, है ना, ज्यादातर रुचि रहेगी, और ये राजा की जो सत्ता है उसको बनाए रखना चाहते हैं। जबकि भिक्स ये संसद की शक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, है ना। और इन्हीं के बीच जब संघर्ष होता है तो गौरवपूर्ण क्रांति होती है, गौरवपूर्ण क्रांति होती है। तो ये जो क्रांति थी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस क्रांति में बिना रक्त बहाए राजा को पदच्युत कर दिया जाता है, और एक संवैधानिक यानी सीमित सरकार, यानी एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। विश्व में पहली बार संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, जहां पर राजा की शक्तियां अब सीमित कर दी गई हैं, है ना। यहीं से सीमित सरकार का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। चलिए थोड़ा सा और इसमें देखते हैं कि अच्छा, नीदरलैंड में जो लॉक था वो जेम्स द्वितीय के दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज के संपर्क में आया, और जब सन 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई तो विलियम और मेरी कैपिटन में राजपद पर राज्याभिषेक हुआ, और लॉक को कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद दिया गया, परंतु वह अस्वस्थ था, है ना, इसी कारण से त्यागपत्र देना पड़ा। फिर लॉक अपने बाद के जीवन में व्यापार एवं याचिका आयोग में कमिश्नर बने, जो कि उपनिवेशों की समस्याओं पर विचार किया करता था। सन 1704 में इस महान विचारक की मृत्यु हो गई। तो लॉक ने ब्रिटेन की 1688 गौरवपूर्ण क्रांति का गवाह रहा है। इस क्रांति में ब्रिटेन ने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। फिर लॉक व्हिग दल का सदस्य था। व्हिग दल का सदस्य हमने देखा था कि वो वहां के एक महत्वपूर्ण राजनेता जो थे लॉर्ड एस्ले, उनका सचिव था। तो बट ऑब्वियस है कि व्हिग दल का सदस्य रहा होगा ये। लियो स्ट्रॉस और रिचर्ड कॉक्स लॉक को पूर्ण मनोवैज्ञानिक, दृढ़ अहमवादी, नैतिक सापेक्षवादी, प्रच्छन्न हॉब्सवादी कहते हैं। इन लेखों के अनुसार लॉक के सिद्धांत हॉब्स के विचारों का अपेक्षाकृत स्वीकार मधुर भाषा में पुनर्कथन है। तो जो लियो स्ट्रॉस हैं और रिचर्ड कॉक्स हैं वो कहते हैं कि ये प्रच्छन्न हॉब्सवादी है, प्रच्छन्न हॉब्सवादी है। इसका मतलब क्या है कि ये हॉब्स के जो विचार हैं उनको चीनी में लपेट के देता है ना। यानी कि जो हॉब्स के विचार थे उन्हें मधुरता से पेश करता है ना। हॉब्स भी स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है ना, लॉक भी स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है। लेकिन जहां पर हॉब्स निरंकुशता की बात करता है, वहीं पर जो लॉक है वो सीमित सरकार की बात करता है, सीमित सरकार की बात करता है। तो ये इसे एक, है ना, चीनी के बंडल में या कि मधुरता से इसको पेश करता है। तो ये हम देखते हैं। फिर जो हॉब्स है वो केवल एक राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन केवल देता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन देता है। लेकिन लॉक तीन राइट देता है, नेचुरल राइट्स, तीन नेचुरल राइट्स देता है। कौन कौन से? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये हॉब्स का ही एक परिवर्तित रूप था, हॉब्स का ही एक परिवर्तित रूप था, जहां पर हॉब्स की जो बेसिकली जो, है ना, कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया था। चलिए, है ना, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन देखते हैं 1688 में जो हुई थी। तो इस क्रांति में दो पक्ष थे। एक तरफ व्हिग्स थे जो पार्लियामेंट के समर्थक थे, लोकतंत्र के समर्थक थे, जन अधिकारों के समर्थक थे। वहीं दूसरी तरफ टोरी थे जो राजतंत्र के समर्थक थे। इस जन क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश जो सम्राट थे जेम्स सेकंड ने सिंहासन को त्याग दिया। उनकी जगह उनकी बेटी मैरी व मैरी के पति विलियम ऑफ ऑरेंज को राजगद्दी पर बिठाया गया। क्रांति के अगले ही साल 1689 में मैरी व विलियम ने बिल ऑफ राइट्स अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर जन अधिकारों को मान्यता दे दी। तो अब बिल ऑफ राइट्स यहाँ से आता है, कब आता है? 1689 में। और बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से क्या हुआ कि एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, संवैधानिक राजतंत्र की या सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। अब संप्रभुता सीमित कर दी गई।
है ना। इस रक्तहीन क्रांति के बाद ब्रिटेन में पूर्ण राजतंत्र यानी एब्सोल्यूट मोनार्की की जगह संवैधानिक राजतंत्र अब यहीं पर, है ना। तो अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की व सीमित सरकार यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट की स्थापना की गई। अब राई हाउस संयंत्र एवं मानमाउथ विद्रोह ये क्या था इसको देखते हैं। तो राई हाउस षड्यंत्र 1683 ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स सेकंड को मारने के लिए रचा गया था, पर वह बच निकला। मानमाउथ विद्रोह ये 1685 में हुआ था। यह विद्रोह मानमाउथ नाम के राजवंशी उत्तराधिकारी के नेतृत्व में राजवंशी उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उन लोगों ने किया था जो जेम्स द्वितीय को ब्रिटिश सम्राट के पद से हटाना चाहते थे, है ना। इन दोनों घटनाओं में जॉन लॉक का नाम षड्यंत्रकारियों के समर्थक के रूप में सामने आया। इसी कारण चार्ल्स द्वितीय के आदेश पर 1684 में क्राइस्ट चर्च कॉलेज से उसे पदमुक्त कर दिया गया था। तो ये बात भी है। अब इसकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं लॉक की उसको देख लेते हैं। तो लॉक की जो महत्वपूर्ण कृति है उसमें सबसे पहला आता है एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, ये 1676 में आती है। एसे ऑन द लॉ ऑफ द नेचर। लेटर ऑन टॉलरेशन सहिष्णुता पर लेख, 1689 में पुस्तक आती है। और इसमें लॉक धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक व अंतरात्मा की स्वतंत्रता का पक्षधर रहा है। फिर टू ट्रीटाइजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये 1690 में पुस्तक आती है। टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो जो प्रोफेसर वाहन है वो कहते हैं कि यह 2 नली वाली बंदूक है। कौन? ये जो पुस्तक है टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो इसकी जो एक नली है ये फिल्मर की ओर है और दूसरी जो नली है वो हॉब्स की ओर है। हॉब्स ने क्या लिखा था? लेवियाथन लिखा था। तो ये जो इसका पहला पार्ट है वो फिल्मर की ओर केंद्रित है, जहां पर वो फिल्मर बेसिकली राजा के दैवी सिद्धांत की वकालत करता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉक जो राजा के दैवी उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसे नकार देता है। दूसरी तरफ जो फिल्मर है वो पितृ सत्तात्मकता की बात करता है ना, पितृ सत्तात्मकता की बात करता है, जिसे लॉक नकारता है। वहीं पर हॉब्स निरंकुश राजतंत्र की वकालत करता है, निरंकुश राजतंत्र की, जिसे भी लॉक नकार देता है। तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं। फिल्मर की जो पुस्तक थी उसका नाम पेट्रियार्का था। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है ना। तो इसमें सामाजिक समझौते का वर्णन किया गया है ना। किसमें? टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट में इसमें सामाजिक समझौते का वर्णन किया गया है। इस रचना में लॉक ने प्रथम निबंध में रॉबर्ट फिल्मर के राज्य के दैवी सिद्धांत की आलोचना की है। वहीं दूसरे निबंध में सरकार की उत्पत्ति, स्वभाव व कार्य क्षेत्र की विशद विवेचना प्रस्तुत की है। प्रच्छन्न रूप से उसका उद्देश्य हॉब्स का खंडन करना था, किंतु स्पष्टतः लॉक ने लेवियाथन के तर्कों का जानबूझकर उत्तर नहीं दिया। स्मरणीय है कि लॉक अपने बहुत से विचारों के लिए द लॉ ऑफ इक्लेसियास्टिक पॉलिटी के लेखक रिचर्ड हुकर का ऋणी रहा। द लॉ ऑफ द इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी के लेखक रिचर्ड हुकर का ऋणी था। प्रोफेसर वाहन के अनुसार यह पुस्तक दुनली बंदूक की तरह है, जिसकी एक नली का मुख रॉबर्ट फिल्मर द्वारा समर्थित दैवी सत्ता और दूसरी नली का मुख हॉब्स की निरंकुश सत्ता के खिलाफ था। जबकि पीटर लासलेट का मानना था कि लॉक का मुख्य विरोधी फिल्मर है, ना कि हॉब्स। अच्छा, ऐसा क्यों कहता है पीटर लासलेट? क्योंकि जो लॉक है और हॉब्स है, दोनों ने जो अपना सिद्धांत दिया है मानव स्वभाव के ऊपर दिया है ना। फिर स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, दोनों राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, और दोनों ही, सबसे बड़ी बात, दोनों ही जो इमर्जिंग बुर्जुआ सोसाइटी थी, यानी इमर्जिंग जो मिडिल क्लास था, इमर्जिंग जो कैपिटलिस्ट क्लास था, उसके समर्थन की बात करते हैं या उसके हित की बात करते हैं। तो पीटर लासलेट ऐसा कहता है कि लॉक का मुख्य विरोधी फिल्मर नहीं था, बल्कि फिल्मर था मुख्य विरोधी, ना कि हॉब्स था, क्योंकि दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं और दोनों एक ही क्लास की वकालत कर रहे हैं। फिर प्रथम ट्रीटाइजेस में लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पेट्रियार्का में वर्णित दैवी सत्ता व राज की दैवी उत्पत्ति का खंडन किया है। वहीं सेकंड ट्रीटीज में हॉब्स के लेवियाथन की निरंकुश प्रभुसत्ता का विरोध किया गया। इस पुस्तक का सही नाम है एन एसे कंसर्निंग द ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। एन एसे कंसर्निंग द ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। सेकंड ट्रीटाइजेस को गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन में लिखी गई पुस्तक मानने वाले जो विचारक हैं वो हैं क्रांस्टन, लास्की, प्लिमनार्च, बर्टन रसल, सेबाइन, स्टीफन और टॉनी। फिर क्रिस्टाइन क्या कहता है? टू ट्रीटाइजेस दार्शनिक नहीं, एक पार्टी यानी विग
की पुस्तक है, जो पार्टी कौन थी विग, उसकी पुस्तक है। सेप्टेम्बरी और विग की राजनीति का प्रचार करने वाली ये पुस्तक है। जहां अधिकांश विचारक यह स्वीकार करते हैं कि यह पुस्तक गौरवपूर्ण क्रांति की समर्थक थी, वहीं पीटर लासलेट कहते हैं कि टू डाइजेस्ट क्रांति का भाग नहीं है, इसका तार्किक बचाव भी नहीं है। तो ये क्रांति का भाग नहीं है और ना ही इसका तार्किक बचाव है। तो जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं वो क्या कहते हैं कि जो टू डाइजेस है उस पर बटे हुए हैं। एक तरफ तो जो थिंकर्स हैं, फॉर एग्जांपल लास्की हो गए, टोनी हो गए और रसेल हो गए। ये कहते हैं कि जो टू डाइजेस्ट ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक लिखी गई थी, ये गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन में लिखी गई थी, गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन में लिखी गई थी। जबकि पीटर लासलेट ये क्या कहता है कि ये इसका औचित्य सिद्ध नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक है, ये लगभग 1680 के मध्य लिखी गई थी, है ना। हालांकि जेम्स द्वितीय के डर के कारण जो लॉक है उसने इस पुस्तक को छपवाया बाद में था, 1688 के बाद छपवाया था। तो उसकी जो साम्यता है जरूर गौरवपूर्ण क्रांति से मिलती है ना। उसमें जो कथन दिए हुए हैं वो गौरवपूर्ण क्रांति से मैच खा जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गौरवपूर्ण क्रांति के लिए लिखी गई थी। क्यों? क्योंकि चूंकि अब लॉक एक है ना बहुत समय से राजनेताओं और है ना पब्लिक पॉलिटिक्स में था ही, तो उसे पता था कि जिस प्रकार से प्रेशर बन रहा है, जिस प्रकार से लोग है ना राजा के विरोध कर रहे हैं, तो लॉक को बेसिकली पता था कि इस प्रकार से जनता प्रेशर बना रही है, तो आज नहीं तो कल राजा को अपनी सत्ता छोड़नी ही पड़ेगी। तो इस हिसाब से उसने पुस्तक लिखी थी। तो ऐसा मानना था इसका, पीटर लासलेट का। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। कई वर्षों तक यह माना जाता है कि यह पुस्तक 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति की औचित्यता यानी एक्स पोस्ट फैक्टो जुरिस्डिक्शन को सिद्ध करने के लिए लिखी गई थी। जबकि पीटर लासलेट ने अपने शोध से यह साबित कर दिया है कि इसकी रचना तो इसके 1689 में प्रकाशित होने के 10 वर्ष पूर्व ही कर ली गई थी, है ना। तो ये तो 1679 में ही इसकी रचना कर ली गई थी। तो ये कैसे इसकी औचित्यता सिद्ध कर सकती है? क्रिस्टन के अनुसार कि लॉक राजनीति के बारे में लिखते हुए भी एक दार्शनिक थे। उनकी इस रचना की भूमिका के प्रथम वाक्य में लिखा गया है कि यहाँ आप एक विवेचन का आरंभ और अंत देख सकते हैं जो सरकार के संबंध में है। बीच में भाग ने जो कुछ भरा है वह बताने लायक नहीं है। इससे पता चलता है कि यह रचना विलियम और मेरी के शासन के स्थायी वर्षों से नहीं बल्कि चार्ल्स द्वितीय के खिलाफ प्रोटेस्टेंट षड्यंत्र के खतरनाक वर्षों से संबंधित है। आरंभ में टू डाइजेस्ट एक खतरनाक और भड़काऊ दस्तावेज था, क्रिस्टाइन ऐसा बोलता है। नेक्स्ट पुस्तक है इसकी एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 1689 में लिखी गई है। ये बेसिकली पुस्तक ज्ञान मीमांसा और अनुभववाद के ऊपर लिखी गई है। तो मानवीय ज्ञान के आधार पर अनुभववाद का वर्णन है इसमें। यह ज्ञान मीमांसा पर है। इस रचना को लॉक ने हॉलैंड यानी नीदरलैंड में निर्वासन के दौरान पूर्ण किया था। इस रचना पर ऑक्सफोर्ड और उसके अधीनस्थ कॉलेजों में प्रतिबंध लगा दिया गया था। लॉक की पुस्तक एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में ज्ञान के अनुभववादी सिद्धांत और सेकंड डाइजेस्ट ऑन सिविल गवर्नमेंट में सामाजिक समझौता व उसके राजनीतिक सिद्धांत दिए गए। सेकंड डाइजेस्ट का उद्देश्य क्या है? गौरवपूर्ण क्रांति को न्याय संगत ठहराना। ऐसे सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन 1690 में और थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन 1692 में, ये दोनों रचनाएं हैं जोनास फ्रोस्ट के जवाब में प्रकाशित हुई थी। सम थॉट्स ऑन एजुकेशन, फिर ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये ईसाइयत की तर्क संगतता को सिद्ध करने के लिए पुस्तक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1695। अब हम लोग तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग लॉक के योगदान के बारे में देख लेते हैं कि लॉक का योगदान क्या रहा है। तो पहला तो योगदान यही था कि ये 1688 की क्रांति हुई थी, इस पर इसका महत्वपूर्ण योगदान था और इसका गवाह था। फिर दूसरा, ये उदारवाद का पिता है। तो अब यहाँ से उदारवाद मतलब क्या? व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म की ये बात करता है। व्यक्तिवाद का पिता है, यानी कि व्यक्तिवाद में क्या होता है कि है ना, व्यक्तिवाद में माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रीजन होता है और वो अपना हित, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई स्वयं जानता है
है ना? राज्य को उस पर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो ये व्यक्तिवाद का पिता है। फिर ये बहुमतवाद का भी पिता है, बहुमतवाद। तो बहुमतवाद की ये बात करता है, बहुमतवाद की बात करता है ये। तो जो क्रांति है वो बेसिकली बहुमत के आधार पर की जाएगी। क्रांति, है ना, जब जैसा हम आगे चल के मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो वाली क्रांति से ये बात नहीं करता है। क्रांति मतलब हर 5 साल में आप नई सरकार को ला देंगे, यही क्रांति है ना। जब हम लोग अरिस्टोटल पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि वो क्या कहता है कि एनी चेंज बिग और स्मॉल कैन लीड टू रिवोल्यूशन। तो कोई भी चेंज, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, है ना, रिवोल्यूशन करा सकता है। तो इसी प्रकार जो ये लॉक है, ये क्रांति को, है ना, बहुमतवाद से रिलेट करता है और कहता है कि क्रांति कौन करेगा? जिसके पास बहुमत होगा। तो सरकार कौन पलटता है? आपने देखा ही होगा कि सरकार कौन पलटता है? सरकार वही पलटता है जिसके पास बहुमत होता है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों का भूमिका थोड़ा सा कम है। दूसरा, ये नेचुरल राइट्स की बात करता है। नेचुरल राइट्स, तो 3 महत्वपूर्ण जो नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, है ना, ये महत्वपूर्ण है, इसका योगदान। फिर इसके साथ ही साथ इसके साथ ही साथ ये सीमित सरकार की बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, लिमिटेड सर, है ना। फिर ये जनतंत्र और संसद का समर्थक है, जनतंत्र और संसद का समर्थक है। और इसने प्रतिनिध्यात्मक यानी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये ना रूल ऑफ लॉ की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। और अगर उदारवाद को हम आर्थिक क्षेत्र में ले जाएं, उदारवाद को हम आर्थिक क्षेत्र में ले जाएं, तो ये अहस्तक्षेपकारी राज्य की व्यवस्था करता है। साथ ही साथ ये रात्र प्रहरी राज्य यानी नाइट वॉचमैन वाले स्टेट की बात करता है कि राज्य का काम इंटरफियर करना नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। राज्य केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर को देखे और अपना चलता बने। राज्य को ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है ना। फिर ये पूंजीवाद का समर्थन करता है ना, पूंजीवाद का समर्थन करता है। तो पूंजीवाद में फिर ये निजी निजी पूंजी और संपत्ति का अधिकार महत्वपूर्ण मानता है। संपत्ति का अधिकार आगे चल के हम देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार लॉक में सबसे महत्वपूर्ण राइट, सबसे महत्वपूर्ण राइट संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉक का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और लॉक को देख लेते हैं। तो जॉन लॉक ये गौरव पूर्ण क्रांति का चिंतक रहा है। गौरव पूर्ण क्रांति 1688 में जेम्स द्वितीय व संसद के मध्य विवाद, जेम्स द्वितीय ने गद्दी छोड़ी व प्रिंस ऑफ ऑरेंज व मैरी जो कि हॉलैंड को गद्दी पर बैठाया गया। इन्होंने 1689 में बिल ऑफ राइट पर हस्ताक्षर किए। जहां कुछ विचारक लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थक मानते हैं, वहीं अमेरिकी विचारक रिचर्ड एस क्राफ्ट लॉक को इस क्रांति का समर्थक नहीं मानते। लॉक उदारवाद का पिता है। लॉक व्यक्तिवादियों का शिरोमणि है, ऐसा प्रोफेसर वाहन कहते हैं कि ये व्यक्तिवादियों का यानी इंडिविजुअलिस्ट का ये शिरोमणि है। सीवी मैकफर्सन ने अपनी कृति द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म फ्रॉम लॉक टू फ्रॉम हॉब्स टू लॉक स्वायत्तमूलक व्यक्तिवाद का राजनीति सिद्धांत हॉब्स से लॉक तक 1662 में लिखा है कि लॉक वास्तव में अंग्रेजी उदारवाद का मूल स्रोत है, अंग्रेजी उदारवाद का मूल स्रोत है। लॉक द्वारा व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, सहमति पर आधारित सरकार, न्यूनतम सरकार या न्यूनतम राज्य, संवैधानिक सरकार, कानून का शासन, बहुमत का सिद्धांत, सत्ता का पृथक्करण, बहुलवाद, सहिष्णुता, संपत्ति का अधिकार, प्रतिनिधि जनतंत्र जैसे विचारों का प्रतिपादन किया गया। इसलिए उसे उदारवाद का पिता कहा जाता है। उदारवादी लॉक को अक्सर अमेरिका का राजनीतिक राजा कहा जाता है। अमेरिका को लॉकवादी व्यक्तिवाद का देश कहा जाता है। बोस्टन टी पार्टी जो कि 1773 में हुई थी, में लगा प्रतिनिधि बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं, नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा भावना एवं सार में लॉकवादी ही था। तो लॉक को अमेरिका का राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है, राजनीतिक पिता कहा जाता है। हाउस परिवार को भी राज्य के समान कृत्रिम संस्था मानता है। तो राज्य भी कृत्रिम संस्था है और परिवार भी कृत्रिम संस्था है। फिर भी वे पितृ सत्तात्मकता की ओर झुके हुए हैं, जबकि लॉक स्त्री को ज्यादा अधिकार व समानता का दर्जा देता है। बटलर लिखते हैं कि स्त्रियों की ओर हमदर्दी रखने के कारण उसे आरंभिक स्त्रीवादी माना जा सकता है, जो पितृ सत्ता का दुश्मन है। फिर पूंजीवादी दर्शन का प्रणेता है ये। हमने देखा था कि पूंजीवादी दर्शन का प्रणेता है ना। लेसर की बात करता है, लेसर की बात करता है। फिर नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करता है। और पूंजीवाद पूंजीवाद में निजी संपत्ति और संपत्ति का अधिकार बेसिकली ये देता है। अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म का पिता। तो अनुभववाद बुद्धिवाद का उल्टा होता है, अनुभववाद बुद्धिवाद का उल्टा होता है। तो ये अनुभववाद का प्रणेता है। इसको कैसे समझते हैं, अनुभववाद का प्रणेता। तो
तो बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक तो बुद्धिवाद 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 जिसे हम रेशनलिज्म कहते हैं, रेशनलिज्म कहते हैं जिसे हम रेशनलिज्म कहते हैं, और एक होता है एम्पिरिसिज्म एम्पिरिसिज्म एम्पिरिसिज्म, है ना, जिसे हम अनुभववाद कहते हैं। तो जो एम्पिरिसिज्म है, इसके जो समर्थक हैं लॉक है, बार्कले है, ह्यूम है, और जो रेशनलिज्म है उसके जो समर्थक हैं डेकार्टे हैं, स्पिनोजा है। तो बेसिकली जो रेशनलिज्म है उसमें ये बात आती है कि बुद्धि में पहले से ही ज्ञान होता है ना, जैसा कि हम लोग प्लेटो प्लेटो को पढ़ते हैं तो वो सोल सर्चिंग की बात करता है कि, है ना, सारा ज्ञान हमारे अंदर है ना। बुद्धिवाद क्या कहता है कि सारा ज्ञान हमारी बुद्धि के अंदर है ना, और हमें उसको है ना, हमें हमें उसको प्राप्त करने की जरूरत है। तो जब हम शेर को देखते हैं या कि हम जब कोई वस्तु देखते हैं तो हमें उस जो हमारा ज्ञान हमारे अंदर है वो पुनः हम उसको याद कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो एम्पिरिसिज्म वाले थिंकर हैं, जो अनुभववाद के प्रणेता हैं लॉक, बार्कले और ह्यूम, ये कहते हैं कि मनुष्य एक कोरा कागज होता है ना, मनुष्य का दिमाग टेबुला रासा होता है, इसे एक, है ना, टेक्निकल वर्ड में टेबुला रासा कहा जाता है। और जैसे जैसे हम चीजों को देखते जाते हैं, है ना, अनुभव करते जाते हैं, तो हमें हमारे मस्तिष्क में वो छाप पड़ती जाती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो शुरू में मनुष्य एक खुली किताब की तरह होता है, उस पर फिर हमारे जो अनुभव हैं, हमारे जो, है ना, वृत्तांत हैं, उसमें वो अपने जो है ना विभिन्न प्रकार के अनुभव हैं वो एकत्रित होते जाते हैं। तो यही है इसमें। तो अनुभववाद के अनुसार मानव का समस्त ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है, जो उसने अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया है, जबकि बुद्धिवाद ज्ञान को पहले से ही बुद्धि में मौजूद मानता है, अर्थात ज्ञान प्रागानुभाविक है। लाक के अनुसार जन्म के समय मानव मस्तिष्क सर्वथा तत्वहीन है, जो कुछ भी तत्व उसमें पाए जाते हैं उन्हें वह अनुभव द्वारा प्राप्त करता है, जिसके दो माध्यम हैं, एक तो इंद्रियक अनुभव यानी कि हम इंद्रियों से अनुभव करें, और दूसरा विचार शक्ति या कि हम सोच लें। तो लॉक का प्रसिद्ध कथन है कोरी स्लेट टेबुला रासा, अर्थात व्यक्ति की बुद्धि जन्म के समय कोरी स्लेट की तरह होती है, फिर ज्ञान रूपी अक्षर इस पर अनुभव अनुभव से लिखे जाते हैं। ये बात है। फिर सीमित सरकार व संप्रभुता, सीमित सरकार व सीमित संप्रभुता का प्रणेता इसे कहा जाता है। तो इसने, हमने देखा था कि जब 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसके बाद 1689 में संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। तो यहाँ पर अब जो राजा की शक्ति है उसको सीमित कर दिया गया है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक, तो अधिकार राज्य पूर्व है, अधिकार राज्य या विधि की देन नहीं है। तो अधिकार राज्य पूर्व है, ये विधि की देन नहीं है। हमें कुछ नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं, है ना, नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं। कौन कौन से? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो विधिक जो राइट्स हैं, विधिक राइट है यानी जो है ना विधिक अधिकार, इनका कॉन्सेप्ट कौन देता है? ये बेंथम देता है। बेंथम का कहना है जो अधिकार हैं वो सारे राज्य द्वारा प्रदत्त होते हैं, और जो राज्य, है ना, जो भी, और बेंथम आगे चल के हम लोग जब बेंथम को पढ़ेंगे देखेंगे कि नेचुरल राइट्स को बकवास बोलता है, क्रैप बोलता है। हम लोग ऐतिहासिक जो, अगर ऐतिहासिक पद्धति या ऐतिहासिक आधार देखें या ऐतिहासिक है ना आधार देखें राइट्स का, तो इसमें बर्क का नाम आता है। तो बर्क का मानना था कि जो अधिकार होते हैं ये जन्मजात होते हैं, है ना, और ये हमें इतिहास से मिलते हैं, है ना, जो हमारी जो, है ना, हिस्ट्री के आधार पर, या है ना, इसका जो अधिकारों का जो उद्गम हुआ है ये हिस्टोरिकल है, ये कल्चरल है ना, ये कल्चरल है बेसिकली। तो अब फॉर एग्जाम्पल है ना बहुत सारी जो हमारी अधिकार होते हैं, है ना, जैसे अगर कोई, है ना, जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो वो उसका अलग सिस्टम रहता है ना? तो ये अधिकार कहाँ से मिले हैं? ये हिस्टोरिकल राइट्स है ना, हिस्टोरिकल देन है। ऐसा कुछ तो है नहीं कि, है ना, भारत के संविधान में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जो ब्राह्मण होगा वो उच्च जाति का होगा, जो शूद्र होगा निम्न जाति का होगा, नहीं, ये जो चीजें हैं ये इतिहास से आती हैं। तो ऐसे ही बर्क कहता है कि जो अधिकार होते हैं वो बेसिकली कल्चरल होते हैं, ऐतिहासिक अधिकार होते हैं, ये ऐतिहासिक होते हैं। फिर प्राकृतिक अधिकार, तो प्राकृतिक अधिकार ये क्या है? राज्य पूर्व है, और अधिकार राज्य या विधि की देन नहीं होते हैं। वैधानिक अधिकारों का उल्टा प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है। तो नेचुरल राइट्स बेसिकली हॉब्स मानता है कि नेचुरल राइट्स ये जन्मजात होते हैं, ये स्वाभाविक होते हैं, और ये सभी को समान रूप से दिए जाते हैं। और जो तीन जो मूल नेचुरल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं? राइट टू लाइफ, लिबर्टी लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और यूएस का जो संविधान है
हमने देखा था कि उसका जो दार्शनिक पिता कौन है, लॉक है। और स्वतंत्रता है ये सार्वभौमिक अधिकार है, स्वतंत्रता है ये सार्वभौमिक अधिकार है लॉक के सेंस। तो लॉक के अनुसार कोई भी स्वभाव से या परमात्मा द्वारा किसी और के अधीन नहीं है, सभी मानव समान पैदा होते हैं, प्रत्येक स्वयं का संप्रभु शासक है। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता को सार्वभौमिक, है ना, सार्वभौमिक यूनिवर्सल राइट बताया है। मुख्य अधिकार संपत्ति का है, बाकी दोनों इस पर निर्भर हैं। इस प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का कटु आलोचक बेंथम है, जो इन्हें अलंकृत या कोरी बकवास कहता है ना। तो प्राकृतिक अधिकार को, नेचुरल राइट्स को बेंथम क्या बोलता है, अलंकृत, यानी ये अलंकृत है और कोरी बकवास है ना। एनार्किकल फैलेसीज हैं ये, एनार्किकल फैलेसीज हैं, क्योंकि राज्य व सरकार से पूर्व अधिकार काल्पनिक बकवास है। क्योंकि राज्य और सरकार के पूर्व अधिकार कैसे हो सकते हैं, अधिकार तो ऐसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप अगर नेचुरल राइट्स का प्रतिनिधि देखो तो इसका क्या मतलब संदर्भ है कि जो राइट्स हमें नेचर में दिए गए हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर नेचर से राइट आपको लिबर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का अधिकार मिला हुआ है, तो अगर मान लो किसी ने आपकी प्रॉपर्टी छीन ली, तो आप किसके पास जाओगे, नेचर के पास जाओगे। कौन इन्फोर्स कौन कराएगा उसको, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपसे किसी ने कुछ छीन लिया तो आप किसके पास जाओगे, समस्या ये है। तो इसी सेंस में बेंथम बोलता है कि अलंकृत और कोरी बकवास है ना, ये काल्पनिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि आपके लाइफ की, आपके लिबर्टी की, अगर कोई वायलेट करता है ना, आपकी प्रॉपर्टी के राइट्स को वायलेट करता है, तो आप जाओगे किसके पास, जब राज्य बन जाएगा तब तो आप राज्य के पास जाओगे, या कि सरकार के पास जाओगे। जब वो चीजें रहेंगी ही नहीं तो नेचुरल राइट्स का औचित्य ही क्या रह जाता है, ये बात है। फिर जो हॉब्स है, सॉरी लॉक है, ये संपत्ति का श्रम सिद्धांत यानी लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी देता है, लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी देता है।